अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्ट करेंगे मेजर गौरव आर्या जी का द चाणक्य डायलॉग से वीडियो है और ये वीडियो जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस वीडियो को और लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, शार्प फोकस के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल बहुत कुछ चल रहा है और मुझे या फिर मेरी याददाश्त में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा जब पाकिस्तान में बहुत कुछ ना चल रहा हो। अभी हाल ही में हुआ क्या पाकिस्तान? सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 अरब का लोन दे दिया। ऐसा लोन उसने क्यों दिया? जबकि दोनों मुल्कों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव था, बहुत ज़्यादा टेंशन था। उसके बाद भी MBS यानी मोहम्मद बिन सुल्तान, जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के, उन्होंने इमरान खान के आने पर $3 अरब उनकी झोली में डाल दिए। एक तो इमरान खान के मांगने का तरीका, मांगने का एक्सपीरियंस इमरान खान का, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि असल में कारण क्या था, ये पैसे दिए क्यों? आप देखिए छोटी सी क्लिप। पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी, कॉलमनिस्ट, टीवी एंकर, राइटर नजम सेठी साहब इसके बारे में क्या कहें? ये ब्रेकिंग कर रहा हूं आपके लिए मैं। वो ये कि उन्होंने हमें पैगाम भेजा कि बात ये है कि हमारे तो ज़्यादातर रिश्ते, जैसे आयशा, सईदा आयशा कहती हैं, हमारे तो फौज के साथ तल्लुकात हैं और हमेशा रहे हैं। आपके लोग तो आते जाते रहते हैं, कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी एक की छुट्टी हो जाती है, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस। कोई हमारे जाती तो इश्यूज नहीं होते। हम कोई पसंद या नापसंद कोई जात के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर तो नहीं होती। हमने तो भुट्टो के साथ भी काम किया, जरदारी साहब के साथ भी काम किया, नवाज शरीफ साहब के और आपके साथ भी, मगर असली बात यह है कि हमारे रिश्ते हैं आपकी रियासत के साथ, खुसूसन आपकी अफवाज पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ। और उन्हीं की हम हमेशा सिक्योरिटी असिस्टेंस लेते हैं और वो परमानेंट, जैसे वो परमानेंट है, हमारे भी उनके साथ रिश्ते जो हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो परमानेंट है। जैसे ही नोटिफिकेशन उन्होंने आपने किया तो उन्होंने वहां से अपनी वेबसाइट के ऊपर अरबी के अंदर क्या स्टाइल है, अनाउंसमेंट कर दी कि हम पाकिस्तान को ये दे रहे हैं। फिर यहां जल्दी जल्दी भाग दौड़ हुई, करो, इसकी क्रेडिट ले लो, जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रिलीज करो, प्रेस रिलीज करो, ये वो। तो फवाद चौधरी साहब सारे एक्टिव हो गए, जैसे कि हम बहुत बड़ा तीर मार के आए। एक्चुअली तो तीर तो मारा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर जो तीर मारा है वो तीरंदाजों ने मारा है, जिनके कल्चर में तीरंदाजी है। वो नोटिफिकेशन किया तो ये पैसे मिले। दोस्तों, आपने देखा, असल में बात इमरान खान की थी ही नहीं। अच्छा, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट बहुत पुराना है और सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स हैं, चाहे वो उनके वली अहद हो, प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान या बादशाह हो, या कोई भी जो रूलिंग कोटरी है सऊदी अरेबिया की, जो रूलिंग फैमिली है अल सऊद की, वो ये समझती है कि पाकिस्तान में अगर बात करने का फायदा है तो पाकिस्तानी फौज से है। जुल्फिकार अली भुट्टो आएगा जाएगा, बेनज़ीर भुट्टो आएगी जाएगी, नवाज शरीफ आएगा जाएगा, इमरान खान भी आया है, वो भी एक न एक दिन जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी फौज जहां पर खड़ी है वहां पे खड़ी रहेगी। आज भी, आज के 10 साल बाद भी। एक परमानेंसी का फैक्टर है, एक पुख्ता होने का, एक मजबूत होने का फैक्टर है पाकिस्तानी फौज का, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान चलाती है। पाकिस्तानी फौज इमरान खान या उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जो प्रधानमंत्री आएंगे, वो पाकिस्तान नहीं चलाती। तो ये जो $3 अरब दिए हैं, नजम सेठी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तानी सरकार को पैसे नहीं दिए, ये पाकिस्तानी फौज को पैसे दिए। और आपको ये तो पता ही होगा कि जनरल रहील शरीफ, जो फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, वो भी वहीं पे उनको नौकरी मिल गई है सऊदी अरेबिया में, कोलिशन फोर्सेस, इस्लामिक फोर्सेस का लीड कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब पीठ पीछे बातें हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये पैसे मिले। अब दोस्तों, ये तो बात हुई कि $3 बिलियन पाकिस्तान को क्यों मिले। नजम सेठी साहब इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इसके अलावा तहरीक लबैक,
तहरीक लबैक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है राइट विंग, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ जिसको है। कहते हैं दाएं बाजू की तंजीम, एक पार्टी है राइट विंग हार्डलाइन इस्लामिस्ट, सोच विचार में एकदम तालिबान, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अच्छा। ये कि तालिबान ने हथियार उठाए। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं तहरीक लबैक की बात कर रहा हूँ, और अभी अभी इसने हथियार उठाना शुरू करा है। तो आज की तारीख में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में पंजाब साइड खराब लग हो रहा रहा है है। लाहौर और गुजरावाला के बीच में आप ये लगा लीजिए कि खाना जंगी यानी कि सिविल वॉर का सूरत हाल एक बन चुका है। अच्छा, तहरीक लबैक पाकिस्तान कह रहा है कि हम जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद जाके हम 2-3 चीज़ों का फैसला करेंगे। पहली चीज़, गुस्तखाना खाके जो बने थे, प्रॉफिट मोहम्मद के जो कार्टून्स बने थे, जो रिप्रोड्यूस करे थे फ्रांस ने, उसका हमें हिसाब चाहिए। वो उसका कैसे हिसाब मिलेगा? अभी तक चाहिए। फ्रांस के एम्बेसडर को निकालना होगा और फ्रांस के साथ सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो तोड़नी पड़ेगी। ये मांग है तहरीक लबैक की। दूसरी तरफ पाकिस्तानी स्टेट ये कहता है, साहब आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप ये तवज्जो कैसे रख सकते हैं हमसे कि हम फ्रांस से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। सही बात है, क्यों जीएसपी तोड़ प्लस रहे भी तो कोई चीज़ है। हैं? सही बात है। पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है यूरोप को दोस्तों, उसको बहुत बड़ी रियायत मिलती है, बहुत बड़ी छूट मिलती है, और उस छूट का नाम है जीएसपी प्लस। ये हम सही पहले बात। के एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। जीएसपी प्लस है क्या? यानी कि पाकिस्तान जब एक्सपोर्ट करता है, जब निर्यात करता है यूरोप को, तो उसको बहुत एक मोटी छूट मिलती है, जिससे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो पाकिस्तानी माल है, सामान है, वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। सही बात। अगर ये रियायत ना मिले, ये छूट ना मिले, तो पाकिस्तानी सामान कोई खरीदे नहीं। हाँ, तो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी की, जिसकी मैशत की नैया वैसे ही डगमगा रही है, डोल रही है, वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। हाँ, इससे पाकिस्तानी सरकार डरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी का, पाकिस्तानी मैशत का, अर्थव्यवस्था का हाल आप सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात है नहीं। बहरहाल तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो चीफ है साद रिजवी, उसको पकड़ के जेल में डाल रखा है। और साद रिजवी के जो अब्बा जान थे, सीनियर रिजवी साहब, उन्होंने लबैक बनाई थी। लबैक का कई लोगों ने इस्तेमाल करा दोस्तों, कई लोगों ने इस्तेमाल करा। आज मैं आपको साबित करूंगा कि लबैक का इस्तेमाल कैसे हुआ है, कौन कौन लोग हैं किन जिसका लोगों ने इस्तेमाल इनको करा। इस्तेमाल किया? सबसे बड़ा लबैक का इस्तेमाल करा है पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसको डीप Really? स्टेट भी कहते हैं पाकिस्तान में। उन लोगों ने जबरदस्त इस्तेमाल करा है। डीप स्टेट का एक प्यादा है जो ऑलमोस्ट हर सरकार नहीं, लेकिन लगभग हर सरकार में कोई ना कोई मंत्री या वजीर बन जाता है। उस आदमी का नाम है शेख रशीद। एक छोटा सा वीडियो देखिए शेख रशीद का। ये वीडियो तब का है जब शेख रशीद ऑपोजिशन में था। ये देखिए कि तहरीक लबैक के साथ किस तरीके से शख्स खड़ा है और किस तरीके से कह रहा है कि आग लग जाएगी, लोग मर जाएंगे, लबैक वाले आ रहे हैं, लबैक या रसूल अल्लाह, बाकी दुनिया भर की बातें ये शख्स कर रहा है। जरा देखिए वीडियो, मैं वापस आता हूँ। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निज़ाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। दोस्तों आपने वीडियो देखा, शेख रशीद जो आज की तारीख में गृह मंत्री है पाकिस्तान का, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जिसको आप होम मिनिस्टर, ये अपने वीडियो में क्या लिखा है, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे। ये वही है। नवाज शरीफ को धमकी दे रहा है। हाँ, उस समय शेख रशीद ने लबैक वालों का फायदा उठाया नवाज शरीफ की सरकार गिराने, हटाने में। सही उसमें बात। आईएसआई का भी हाथ था, पाकिस्तानी फौज का भी हाथ था, 10 और लोगों का हाथ था। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे इंस्ट्रूमेंट थी, जो जमीन पे जमीन हिलाने की, भूकंप लाने की, अर्थक्वेक लाने की जिसने पूरी कोशिश करी और कामयाब भी रही, वो थी लबैक, यानी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान। अब आज की तारीख में 2021 अक्टूबर में वही शेख रशीद क्या बोलता है लबैक के लिए, ये वीडियो देखिए। ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ। समरी मैंने भेज दी है कैबिनेट की मंजूरी के लिए और ये मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो वापस चले जाएं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। हम अच्छा। नामूसे रसालत के भी सिपाही हैं और ख़त्म नबूवत के भी सिपाही हैं। अच्छा, मुझे डर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे अभी हमने कालादम करार दिया है,
ये जो लोग देख रहे हैं उनके, वो समझने की कोशिश करें कि ये ना हो कि उन पर इंटरनेशनल पाबंदी लग जाए और वो दहशतगर्दों की आलमी तंजीम में आ जाएं, और फिर इनके लोग जो हैं उनके केसेस हमारे बस में नहीं होंगे। मैं कभी इस तंजीम के साथ ना शामिल हुआ, इनके जलसे में गया कभी, ना जुलूस में गया। सो आपका सवाल करने का हक है, और आप एक इतने बड़े चैनल से तल्लक रखते हैं, मेरा फर्ज है कि मैं आपको जवाब दूं। आप हमेशा ऐसे सवाल करते हैं जो झूठ पे मबनी होते हैं। अच्छा। देखा आपने दोस्तों, हाँ, शेख रशीद 2017 में क्या बोल रहा है हाँ, और अभी कुछ और 2021 बोल में। रहा है। कर क्या? लबैक का इस्तेमाल लोगों ने करा है एक और कलाकार है इसके बीच में, जो कि लबैक का नहीं है, वो एक और पॉलिटिकल तंजीम का है, पॉलिटिकल पार्टी का है, जिसका नाम है मौलाना फजल रहमान। ये लॉन्ग मार्च वाले बाबा हैं। ये इनके पास लाखों दर लाखों फॉलोअर हैं। ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और जब इनकी खुशी हो साहब, जब इनको फोन आ जाए किसी पाकिस्तानी जर्नैल का, तो 10, 15, 20, 25 लाख लोग सड़क पे लाना कुछ दिनों में इनके लिए चुटकी भर का खेल है। तो ऐसी कुछ तंजीमें पाकिस्तान में पाल रखी हैं, पाकिस्तानी डीप स्टेट ने पाल रखी हैं। और ये हो क्यों ना है? इसमें कई सारी चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल बाजवा से नहीं बनती, जनरल बाजवा की इमरान खान से नहीं बनती। इमरान खान की बीवी है पिंकी पीरवी, जो टोटके करती है, वुडू करती है। अच्छा। जनरल बाजवा के गुड्डे में उन्होंने सुइयां चुभाई, वुडू करा, इसको मार दिया। ये सब ड्रामा तो चल ही रहा है दोस्तों, लेकिन इससे बड़ी बात कुछ और है। इसका पाकिस्तानी आर्मी से क्या लेने देना? इसका पाकिस्तानी आर्मी से दो लेने देने हैं। पहली चीज, जनरल बाजवा का एक्सटेंशन। मैं बार 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 आपको ये की बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान में असली फसाद की जो जड़ है वो जनरल बाजवा का 3 साल का एक्सटेंशन। काफी जनरल्स जो थे, जिनका प्रमोशन होना था, जिनको आर्मी चीफ बनना था, तकरीबन 2 जनरल्स का तो आर्मी चीफ बनने का चांस खत्म हो गया, क्योंकि जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। इसके अलावा जब वो आर्मी चीफ बनते तो वो अपनी कुर्सी खाली करते, नीचे वाले ऊपर आते। तो ये पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, लोग कहते हैं 16 से लेकर 25 जनरलों की जिंदगी गर्क कर दी इस इंसान ने। अच्छा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान ने जो मना कर दिया साफ, अमेरिका को तो जो सच्चा झूठा उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला, वो तो बोला उसने अपने खुद के आर्मी चीफ को एब्सोल्युटली नॉट बोला। अच्छा, उनको भी बोल और एक दिया। कहावत है, पुरानी देसी कहावत है, थोड़ी सी रफ किस्म की है, लेकिन बताना आपको जरूरी है कि लोग कहते हैं कि अपने बाप को कभी ना नहीं कहना चाहिए। इमरान ने अपने बाप को ना कह दिया। जो लोग उसको लेकर आए थे सत्ता में, इमरान खान ने उनको ना कह दिया, और उन लोगों को ना सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट आमने सामने दोस्ती हो गई है, यारी दोस्ती हो गई, झपियां भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो डोर टूट गई है। अब जब भी उस डोर में गांठ बंधेगी तो गांठ दिखाई देगी, वो गांठ हाथों में महसूस होगी, दिलों में, आंखों में, जहन में महसूस होगी। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोस्तों, शेख रशीद ने आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के संविधान को कोट करते हुए 60 दिन के लिए पंजाब रेंजर्स बुला दिए। पाकिस्तान रेंजर्स का एक हिस्सा है, जैसे सिंध रेंजर्स हैं वैसे पंजाब रेंजर्स हैं। ये एक पैरामिलिट्री किस्म की फोर्स है। आप ये लगा लीजिए लगभग जैसे भारत में बीएसएफ है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में रेंजर्स हैं। पूरे पंजाब को हैंड ओवर कर दिया रेंजर्स को। ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबर भी है। इसके बड़े जिसको कहते हैं कि डेंजरस, बड़े ख़तरनाक इसके रिपरकशंस भी हैं। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि पंजाब पुलिस गई थी लाठियों के साथ, टीयर गैस के साथ, तहरीक लबैक पाकिस्तान को रोकने के लिए, लेकिन वहाँ से निकले रॉकेट लॉन्चर, वहाँ से निकली AK-47 एंड वेपन्स ऑफ अ हायर कैलिबर, कोट एंड कोट। ये मेरे पाकिस्तानी सोर्स ने मुझे बताया। अब रॉकेट लॉन्चर फायर हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, शायद नहीं हुए, लेकिन AK-47 चली है। 3 से लेकर 5 पुलिस एहलकार मारे गए हैं, 80 घायल हैं, जिसमें से करीब 6-7 बड़े क्रिटिकल स्टेज में हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक 10 डेज, कुछ लोगों का ये कहना है। और इस खबर को हम जिसको कहते हैं कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं कि करीब 25 पुलिस वाले मारे गए हैं। और पाकिस्तान की जो सरकार है, पंजाब गवर्नमेंट और शेख रशीद मिलकर इन सब खबरों को छुपा रहे हैं, लेकिन अच्छा, हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ।
पर नो डाउट लोग मारे गए। अब ये लोग जा रहे हैं लबैक वाले इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक वीडियो जिसमें शेख रशीद ये कह रहे हैं कि रेंजर्स को बुला लिया है और ये भी कह रहे हैं कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में है ही। तो देखिए वीडियो। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहां है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूं सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है। आपने देखा दोस्तों, फ्रांस का एम्बेसडर है ही नहीं। अब फ्रांस के एम्बेसडर की भी इसमें क्या गलती, आप खुद सोचिए। कभी ना कभी तो बेचारा गरीब आदमी एम्बेसी से निकलेगा, कभी ना कभी तो बाहर जाएगा, कभी ना कभी तो बीवी बच्चों को लेकर शॉपिंग मॉल जाएगा, बाजार जाएगा, जेल में तो रह नहीं सकता। और वहाँ पे यानी कि पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के एम्बेसडर के साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे प्रधानमंत्रियों को लटका दिया सुनने से। ऐसा मुल्क है जहाँ पे सलमान तासीर जैसे पॉलिटिशियन को उसी के बॉडीगार्ड ने दिन दहाड़े गोली मार। ये बात नहीं है कि ऐसी चीज़ भारत में नहीं हुई या अमेरिका में नहीं हुई या और मुल्कों में नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान में किसको किस बात का कब बुरा लग जाए। कल एक खबर पाकिस्तान में हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं। ये खबर सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग र्यूमर है पाकिस्तान में दोस्तों। और मैं डिस्क्लेमर दे के आपको बता रहा हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग र्यूमर है कि शेख रशीद ने अपनी सिक्योरिटी डिटेल से सारे मुसलमानों को हटा दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे गैर मुस्लिम अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे डालें तब आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे मुल्क में उसने। फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें डिस्कशन की गई है रिगार्डिंग एक तो TLP के बारे में बात की गई है कि वो जो फ्रांस का बेसिकली निकालने के चक्रों में बैठे हुए हैं, तो मतलब उसको तो 1 साल गुजर चुका है। अगर हम सोचें कि चलो यार अभी रिसेंटली हुआ है तो उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन भी की जा सकती है या फिर उस पर गौर व फिक्र भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और उनको मतलब कि वो वाला जो मामला था जो फ्रांस में हुआ स्केचेस का, तो वो वाला जो मामला है वो तो उसी टाइम रिजॉल्व हो चुका, ठीक है। उसके बाद तो वो गड़े हुए मुर्दे जो होते हैं उसको तो किसी ने निकाला ही नहीं, खोदा ही नहीं। मतलब दूसरी कंट्रीज़ खामोश हो गई, अब उनके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। हमारे यहाँ पर 1 साल के बाद भी वही सेम मामला जो है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, उसको घसीटा जा रहा है। मतलब ये लोग दूसरी तरफ सोच नहीं रहे। अब वो फ्रांस का जो एजेंट है उस बेचारे की क्या गलती है, उसने तो नहीं ना कुछ किया। अब वो यहाँ रह रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। अब वो बेचारे के बारे में शेख रशीद कह रहे हैं कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो पाकिस्तान में ही नहीं है। तो अब ये सोचो कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बेचारा कितना डिप्रेस्ड हो गया होगा जो फ्रांस का बंदा है। और वो जब बाहर जाएगा कहीं घूमने जाएगा या फैमिली के साथ, तो वो कहीं जा ही नहीं सकता, वो अपने आप को ईजी फील कर ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ। और जिस तरह से ये तहरीक चलना स्टार्ट हो गई है, दोबारा से लोग रोड्स पे नज़र आ रहे हैं। मतलब जनवरी में स्टार्ट हुआ था लास्ट इसी ईयर की स्टार्टिंग में, उस टाइम पर भी ये बहुत शोर शराबा था, बहुत ही मतलब फ़्लाइट्स तकरीबन बंद हो चुकी थी, बहुत मतलब एयरपोर्ट्स वगैरह क्लोज़ कर दिए गए थे क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही ये सब कुछ हुआ था। तो हमारे यहाँ पर ये मामले को इतना पकड़ के घसीटा जा रहा है, पॉलिटिक्स को इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं है। इस्लाम को एक साइड पे रखें, पॉलिटिक्स को एक साइड पर रखें, तो ही ये आगे बढ़ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है दूसरी कंट्रीज़ भी तो यही कर रही हैं और कोई हम मतलब कि हम लोग कोई डिफरेंट तो नहीं है दूसरी कंट्रीज़ से। आज सब लोग इतने कामयाब क्यों हैं, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो लोग पॉलिटिक्स को एक साथ पे रखते हैं और अपने मज़हब को अलग रखते हैं, चाहे वो कोई भी उनका मज़हब हो, ठीक है। और अपनी जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको एक तरफ रखते हैं, अपना कारोबार नहीं बंद कर देते। अगर किसी से लड़ाई हो गई तो वो उनके साथ बिजनेस करना बंद कर देंगे। सपोज दैट कि अगर हम अभी एग्जांपल ले लें तो चाइना और इंडिया का बहुत बड़ा जो है वो मामला भी चल रहा है। मतलब कुछ पता नहीं है कि उनकी वॉर भी हो सकती है, उनकी जंग भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। फुल तैयारी के साथ दोनों तरफ से बैठे हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में भी इमेजिन करो कि उन लोगों की रिलेशनशिप
मतलब जो कारोबार का जो रिलेशन है, सामान इधर चाइना से इंडिया, इंडिया से चाइना आ रहा जा रहा है, वो बंद नहीं हुआ। हालांकि उनके इतने टाइम से ये मामला चल रहे हैं, मतलब अब तो बॉर्डर पे अक्सर चाइना वाले आ रहे हैं और अभी आए हुए भी हैं। तो इससे एग्जाम्पल लेनी चाहिए कि बिजनेस को हमेशा साइड पर रखना चाहिए। और हम लोगों ने क्या किया, हमने इंडिया से चीनी लेना बंद कर दी, हमने कपास लेना बंद कर दी, अपना बिजनेस बंद कर दिया। इतनी दूर दूर से जाके हम चीनी खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से ऑयल आ रहा है, ऑयल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, वो शुगर लाने तक का, तो उससे हमें कितना नुकसान है। मतलब हमें वो जो 50-60 रुपए की चीनी मिलती है वो अब 150 रुपए की मिल रही है, जस्ट बिकॉज कि वो शुगर हम मंगवाई बहुत दूर से रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो हम कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपनी पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, इस्लाम को अलग रखना है, मतलब जो मज़हब है उसको अलग रखना है और हर चीज़ को अलग रखना है, उसको उसके हिसाब से। अब फ्रांस से अगर ये लोग रिलेशन ख़राब करते हैं, फ्रांस के लोगों को निकाल देते हैं, तो फ्रांस को अगर निकाल देते हैं तो फ्रांस को सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ पाकिस्तान की सेहत पे ज़रूर असर पड़ेगा। और ये शेख रशीद कभी किसी को फॉलो कर रहे हैं, कभी किसी को फॉलो कर रहे हैं। सो शेख रशीद को अपने बयानात को देखना चाहिए कि वो पहले क्या बोल रहे थे, वो रिकॉर्डेड है। अभी पहले कहते हैं कि मैं शामिल नहीं था और अब कह रहे हैं कि मैं उनके साथ, पहले शामिल थे, अब कह रहे हैं मैं शामिल नहीं था। तो मतलब कि इनके तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली क्या रहे हैं। सो खैर यहाँ का थोड़ा सिस्टम जो है वो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये लोग सिस्टम बनाते हैं, ये टीएलपी जो है वो क्या करती है, क्योंकि हम जब तक इन मामलात को जो है वो उसमें नहीं देखेंगे, एक तरीके से नहीं देखते, मतलब हर चीज़ को अलग अलग रख के नहीं देखेंगे, तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह तो हम आए दिन किसी ना किसी के साथ रिलेशन ख़राब करते रहेंगे और उनको ख़त्म करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो फिर बचेगा क्या? और मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है इन लोगों के बारे में कि मैं इनके बारे में क्या एक्सप्लेन करूं, जिस तरह से इनकी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यही है कि मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।